अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है द ग्रेट डिप्रेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन पार्ट फर्स्ट। तो स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड मास कंजप्शन। उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से वर्ल्ड की इकॉनमी जो थी वो टेक ऑफ ले रही थी, कितनी प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, ज़्यादा कंजप्शन हो रहे थे। तो लेकिन जो ये इकनॉमिक ग्रोथ हो रही थी 1920s में, वो काफ़ी टाइम तक नहीं चल पाई, क्योंकि जो इकॉनमी ग्रोथ हो रही थी वो अब बंद होने वाली थी। कब? 1929 में। गोया कि 1920s में जो हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक बूम चल रहा था, मास प्रोडक्शन हो रहा था, मास कंजप्शन हो रहा था, वो अब खत्म होने वाली थी, डिक्लाइन होने वाली थी। तो उस फेज को कहा गया है ग्रेट डिप्रेशन। अब जो डिप्रेशन है, इसकी मीनिंग डिफरेंट है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अब हम पढ़ेंगे, जो डिप्रेशन हम पढ़ेंगे ये इकोनॉमिक्स का है, ये इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है, इकोनॉमी में है कि इकोनॉमिक्स में डिप्रेशन का मतलब क्या है। इकोनॉमी अगर डिक्लाइन देखने को मिलती है तो वो डिप्रेशन है, तो वो इकोनॉमिक डिप्रेशन है। जैसे कि अगर आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की, कोविड-19 चल रहा था, पूरा वर्ल्ड ट्रेड जो है वो बंद रहा था, तो इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डिप्रेशन। तो उस सेंस में हम पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन कब आ गया? तो ग्रेट डिप्रेशन आया ड्यूरिंग 1929 टू मिड 1930s। इट सेपरेट इन एंटायर पार्ट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। जो ग्रेट डिप्रेशन था ये पूरे वर्ल्ड में आ गया था एक्सेप्ट सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन में ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया था, क्योंकि लेनिन ने वहां पे सोशलिज्म इंट्रोड्यूस करवाया था, तो बाल्शविक रेवोल्यूशन के बाद। खैर छोड़िए, हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो डिप्रेशन आया था ड्यूरिंग 1929 टू मिड 1930s, गोया कि 1929 से लेकर 1935 तक क्या रहा था कि इकॉनमी ग्रोथ नहीं हो रही थी, बल्कि इकॉनमी डिक्लाइन हो रही थी। इकॉनमी डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन हमने लिखा था, तो एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मैंने लिखा था। तो ये सारी चीजें उस समय पे डिक्लाइन हो रही थी। कहाँ पे हो रही थी, कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। इकॉनमी का जो डाउनफॉल है वो हम देख रहे हैं। एक टाइम पीरियड था जब इकॉनमी में रिसेशन आना स्टार्ट हुआ था, बैकरोल कर रही थी, ग्रोथ नहीं हो रही है। अब हुआ कैसे ये, वो भी मैं बताऊंगा, इसके जो फैक्टर्स हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ये इकोनॉमिक डिप्रेशन आया कहाँ था, आया कहाँ से। अब देखिए, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइम पीरियड में आ गया। मतलब जरूरी नहीं कि जो मैंने 1929 फिक्स डेट है जो लिखा है यहाँ पे, मैंने ये फिक्स डेट नहीं है, कहीं आता हुआ देखेंगे हम कि 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, हम देखेंगे चलो भाई ये है इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, ऐसा नहीं है। बल्कि ये ऑब्जर्व किया गया है, हर कंट्री में अपने लोगों ने अपने इकॉनमी में अलग अलग टाइम पीरियड पे इसको ऑब्जर्व किया गया। तो ये जो डिप्रेशन ऑब्जर्व किया गया, बेसिकली इसके जो वर्स्ट इफेक्ट्स थे वो कहाँ थे? दीज वर्स्ट इफेक्ट्स वर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड अदर रिलेटेड सेक्टर्स टू इट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जो जुड़ी हुई जो थे, वहां पे हमने देखा कि इकॉनमी में रिसेशन की सिचुएशन थी, रिसेशन आ रही थी, कहीं न कहीं इकॉनमी पीछे बैकरोल कर गई है, ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अगर फैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से काजेज हैं जिसे हम बता सकते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन आ गया।
तो स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया भी कि वर्ल्ड वार के बाद में क्या हुआ था। वर्ल्ड वार के बाद में जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो फ्रैगाइल थी। वर्ल्ड वार के बाद में मैंने आपको ये भी बताया, आपने भी देखा होगा कि ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था वर्ल्ड वार में। सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही थी? लोन्स पे डिपेंड कर रही थी, या जो वार्स हो रहे थे वो भी उस समय पे लोन्स ही पे डिपेंड कर रही थी। किसी कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज्यादा फ्रैगाइल थी, मतलब या अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर इकोनॉमी में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो उसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता था। तो वर्ल्ड वार के बाद में इकोनॉमी बहुत ज्यादा फ्रैगाइल थी, बहुत ज्यादा कमजोर थी, और उस वक्त कुछ ऐसे चीजें काम कर रहे थे, कुछ ऐसे फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे थे जिन फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमी के ऊपर हम देखते हैं कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता था, जो डिप्रेशन को एक्सेलरेट कर सकता था, जो डिप्रेशन को बढ़ा सकता था। तो हम वो फैक्टर्स एक्सप्लेन करेंगे या काजेज क्या है। अब अगर देखेंगे इकोनॉमिक डिप्रेशन के बहुत सारे काजेज हैं। एक था एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन या इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो दूसरा हम बताएंगे कि विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स, यूएस ने लोन देना बंद किया था। तो उसके बहुत सारे बाकी भी कारण हैं। इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ मशीनरी एंड देयर एक्सेसिव, या फोर्थ काज है उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड। तो फिफ्थ वन इज नैरो इकोनॉमिक नेशनलिज्म, 6 इज वॉर टाइम डेबिट्स, 7th is disparity in distribution of national income, and 8th is growing tendency towards speculation। तो ये कारण थे ग्रेट डिप्रेशन के। अगर 10th स्टैंडर्ड की तरफ देखेंगे तो वहां पे इतना ही है। एक तो एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन हुआ, दूसरा वहां पे लिखा है कि यूएस ने लोन देना बंद किया था। सिर्फ इन दो ही फैक्टर्स की वजह से, दो ही काजेस की वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं आया था 1929 में। इसके बहुत सारे काजेस हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। अब उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ गया। तो एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन को हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, इस पर रोशनी डालेंगे। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था पोस्ट वार रिकवरी के टॉपिक में कि पहले जैसे वीट के प्रोड्यूसर के एग्जांपल बताए थे। पहले वीट कहाँ प्रोड्यूस होता था? ज़्यादा ईस्टर्न यूरोप में, और फिर वार पीरियड में दूसरे कंट्रीज ने टेक ओवर कर लिया। अब दूसरे कंट्रीज भी वीट प्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि पिछले वीडियो अगर आप रिकॉल करोगे जिसमें हमने पढ़ा कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने टेक ओवर किया, वो भी अब वीट प्रोड्यूस कर रहे थे। यही हम देखते हैं कि प्रोड्यूस कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज, या वीट प्रोड्यूस कर रहे थे। और वीट प्रोड्यूस जो है, या वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जो ईस्टर्न यूरोप था वो भी अब प्रोड्यूस करने लगा। पहले ईस्टर्न यूरोप प्रोड्यूस कर रहा था, बाद में जब वार स्टार्ट हुआ था, वार पीरियड में अदर कंट्रीज ने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था। यूएस, कनाडा वगैरह ने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था। अब जब वार खत्म हो गया तो ईस्टर्न कंट्रीज ने फिर से अपनी सर्विस रिज्यूम की थी, उन्होंने फिर से प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था। तो बहुत ज्यादा वीट प्रोडक्शन हो गया था। तो उसके चलते हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी प्रोड्यूस कर रहा है, यूएस भी प्रोड्यूस कर रहा है, कनाडा भी प्रोड्यूस कर रहा था। तो अब इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, तो वीट जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गई इसकी। तो उसको हम देखते हैं एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन हुआ। तो इस चीज को हम कहेंगे एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। अभी तक वार से पहले ईस्टर्न यूरोप प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वार के दौरान में अदर यूएस, कनाडा ने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था। अब जब वार खत्म हो गया तो ईस्टर्न यूरोप ने फिर से वीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट हुआ था। तो अब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स बन गए। तो नतीजा ये निकला, इन सब कंट्रीज ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो जिसको हम ये भी कह सकते हैं ये एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन है। तो आई होप कि एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। कि अब देखिए आगे क्या होगा, इसके चलते क्या हो गया कि
एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन से क्या हो गया। तो मैंने लिखा प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स डिक्लाइन। जब ओवर प्रोडक्शन हो गया, अब ऐसा हो रहा था जब एग्रीकल्चर ये जो प्रोडक्शन ज्यादा हो गए तो डिमांड नहीं रहती है, तो बाद में जो प्राइस है तो प्राइस डिक्लाइन हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चरल गुड्स थे उनका प्राइस डिक्लाइन होने लगा, गिरने लगा। क्यों गिरने लगा? सिंपल सी चीज है, जब डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो प्राइस जो है एग्रीकल्चर गुड्स का वो डाउन होता जा रहा था। जो कि हमने पढ़ा था कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर होते थे कि जो जब डिमांड होती है तो सप्लाई होती है, तो उसी हिसाब से सप्लाई भी आते हैं और प्राइस जो है वो बराबर रहता है। या अगर डिमांड बढ़ गई प्राइस या सप्लाई नहीं होगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जब डिमांड नहीं है, सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस जो है वो डाउन हो जाएगा, वो गिरने लगता है। और उस प्राइस गिरने का इम्पैक्ट क्या है कि डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल इनकम्स। प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल इनकम। जो एग्रीकल्चरल इनकम थे वो अब डिक्लाइन होने लगे। जो किसान था, जो एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे कि जो वीट की बात हमने की थी, इनकी जो इनकम है वो अब डिक्लाइन हो गई। मतलब किसान जो चीज 100 रुपए में बेच रहा था, अब वही गुड्स बहुत सारे मार्केट या बहुत सारे तादाद में मार्केट में आ गए, तो अब किसान जो है वो मजबूर हो गया उसको 10 ही रुपये में बेचने का, क्योंकि डिमांड भी अब नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, तो उस तरह से एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन होने लगी। तो एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन ने किस तरह से इकॉनमी को हैम्पर किया। अभी तक हमने देखा कि इकॉनमी सही चल रही थी, लेकिन जब इस तरह से ओवर प्रोडक्शन हुआ तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो डिक्लाइन होने लगी। अब किसानों ने क्या सोचा कि चलो हम जो सपोज 1 क्विंटल 1000 में बेच रहे हैं वो हम 500 के रुपये से बेचेंगे, और हम क्या करेंगे, हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, जो हमारी जो रेगुलर इनकम है वो बराबर या कंटिन्यू रहेगी। फार्मर्स एक्सपेंडेड प्रोडक्शन, किस चीज के लिए उन्होंने अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड किया? टू मेंटेन ऑल ओवर इनकम, ताकि जो इनका इनकम है वो मेंटेन रहेगा। कल तक ये अगर 1000 रुपये में 1 क्विंटल बेचते थे, अब वहां पे प्राइस डाउन हो गया। उन्होंने कहा कि अगर हम 10 क्विंटल बेचते हैं तो अब हम 20 क्विंटल बेचेंगे 500 के हिसाब से, वो भी 10,000 हम कमाएंगे। तो ठीक है, ऐसे ही चलता रहा। तो किसानों ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो धीरे धीरे दैट क्रिएटेड गल्ट, मतलब कि जो इन्होंने वहां पे प्रोडक्शन इंक्रीज की, वहां पे गल्ट हुआ था, जिसका मतलब हम देखते हैं कि स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब बहुत ज्यादा जब स्टॉक बढ़ गया तो उससे क्या होगा, जो प्राइस है वो और कम होने लगा था। सिचुएशन जो है वो फिर से उसको पुशिंग डाउन प्राइसेस फर्दर। जो गल्ट उन्होंने क्रिएट किया था, स्टॉक ज्यादा बढ़ गया था, इसके कारण हम देखते हैं कि प्राइस और भी गिरने लगा था एग्रीकल्चरल गुड्स का। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि अब हम देखते हैं, थोड़ा सा उस चीज को रिकॉल करेंगे एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन को। तो देखिए, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो इनकम जो है प्रोडक्शन की वजह से हम देखते हैं इनकम या जो प्राइसेस हैं वो ओवर प्रोडक्शन से हम देखते हैं प्राइसेस गिरने लगे। और जो लोग हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से में काम करते हैं, इनके इनकम्स डिक्लाइन होने लगे। लेकिन फार्मर्स ने क्या किया था, उन्होंने प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा दिया ताकि टू मेंटेन ऑल ओवर इनकम, टू मेंटेन ऑल देयर इनकम्स, उन्होंने प्रोडक्शन को और बढ़ाया। लेकिन इसके चलते क्या हो गया था, दैट क्रिएटेड अ गल्ट, और जो प्राइसेस हैं प्राइसेस फिर से बहुत कम हो गए। नतीजा ये निकला, जो फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया था वो खराब होने लगा, क्योंकि वहां पे हम देखते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ बायर्स, वहां पे हम देखते हैं जो फार्मर ने प्रोड्यूस किया था वो खराब होने लगा था, क्योंकि वहां पे कोई खरीदारी नहीं थे। वो खरीदार वहां पे क्यों नहीं थे? एक्चुअली हम देखते हैं देयर वाज द डिक्लाइन इन
परचेजिंग पावर भी उस समय पे डिक्लाइन हुआ था। आई होप कि जो पहला पॉइंट था, पहला कारण उसका था, ये आपको समझ में आ गया। एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन की वजह से वहां पे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, ग्रेट डिप्रेशन आ गया। तो उसके साथ ही हम देखते हैं जो नेक्स्ट कॉज है, दैट वाज विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स। अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि यूएस के पास बहुत सारे पैसे थे, वहां के लोगों के पास पैसा था। अब वो क्या कर रहे थे, यूएस लोन प्रोवाइड कर रहा था, हर एक कंट्री को लोन दे रहा था। हमने देखा कि 1923 में यूएस जो है, जो कि लास्ट टॉपिक में भी हमने पढ़ा, यूएस बिकम द लार्जेस्ट मनी लेंडर। यूएस जो था ये लार्जेस्ट ओवरसीज मनी लेंडर बन गया था। वर्ल्ड वाइड यूएस ने लोन दिया था। लेकिन जब यूएस को ने देखा कि एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन के जो सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इकोनॉमी में एक नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होने जा रहा था, तो यूएस ने क्या कर दिया, यूएस के लोगों ने वर्ल्ड के बैंक्स को लोन देना बंद किया था, वेस्टर्न बैंक्स को लोन देना बंद किया था। उन्होंने जब लोन देना बंद किया था तो दे स्टार्टेड विड्रॉल देयर लोन्स। तो नतीजा क्या निकला, विड्रॉ करना उन्होंने स्टार्ट किया था, लोन देना बंद किया था मार्केट से। तो उसका इम्पैक्ट क्या हो गया, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो बैंक्स थे, जो यूरोपियन बैंक्स थे और जो वर्ल्ड के दूसरे बैंक्स थे जो यूएस के लोन्स पर डिपेंड करते थे, वो सब बैंक्स फेल हो गए थे। गोया कि यूएस ने जब वापस लोन देना बंद किया था, विड्रॉ किया था, जो नतीजा ये निकला कि वहां पे जो वेस्टर्न बैंक्स थे या यूएस के जो बैंक्स थे वो फेलियर हो गए। तो वो गिरने लगे क्योंकि वो सारे डिपेंड कर रहे थे यूएस के लोन्स पर। अब वेस्टर्न बैंक्स और यूएस के कुछ जो बैंक्स थे वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अब उन्हें यूएस से लोन मिलना बंद हो गया था, यूएस उनको लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा था। नतीजा ये निकला कोलैप्स ऑफ करेंसीज। बहुत सारे जो करेंसीज हैं वो बंद हो चुके थे। गोया कि अलग अलग जो करेंसीज थे वर्ल्ड के, जैसे हम देखते हैं रुपए की वैल्यू कम होते जा रहा था या डॉलर जो है उसका वैल्यू बढ़ता जा रहा था, जो डिपेंड कर रहे थे यूएस के लोन्स पर, तो वो उनकी करेंसीज जो है उनका वैल्यू कम हो गया था। तो करेंसीज जो है वो कोलैप्स हुए थे। तो जैसे कि मैंने बताया, रुपीस का जो वैल्यू है कम हो गया, डॉलर का वैल्यू बढ़ गया। वो किस चीज पे डिपेंड करते थे, वो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की अगर बिगड़ रही है तो हम देखते हैं रुपीस की वैल्यू गिरती है। वही यहाँ पे हुआ है कि जैसे ही इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ी तो वहाँ बैंक्स फेल हो गए थे, बैंक्स बंद हुए थे। इन लोगों के उनकी जो करेंसीज हैं वो कोलैप्स हुए थे। तो ये हमने देखा कि जो दूसरा कारण है विड्रॉ ऑफ यूएस लोन देना उन्होंने बंद किया था। तो एक टाइम ऐसा भी था कि जहां बिलियंस यूएस का जो ओवरसीज मनी लेंडिंग है वो 1 बिलियन से ऊपर हो गया था। लेकिन एक साल के अंदर अंदर हम देखते हैं जैसे ही ये कंडीशंस आ गए तो वो जो है वो डाउन की तरफ आ गया, क्वार्टर की तरफ आ गया। तो 1/4 तो वो रह गया था। तो अब हमने इससे कहा कि जो यूएस ने लोन देना बंद किया था, उसके नतीजे क्या निकला था कि यूएस के बैंक या फेलियर ऑफ बैंक्स हुए थे, कोलैप्स ऑफ करेंसीज हुए थे। तो बाद में यूएस ने क्या किया था, यूएस डबलिंग इंपोर्ट ड्यूटीज। अब यूएस ने इंपोर्ट ड्यूटीज को डबल किया था। देखिए, यूएस को भी डर लगा कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आया वर्ल्ड में, जो यूरोप की हालत बहुत खराब हो रहे थे, उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे ना पड़ जाए। तो उन लोगों ने क्या कर दिया, ये लोग जो हैं यहाँ पे हम देखते हैं आके गुड्स ना भेजेंगे, कि जो ओवर प्रोडक्शन जिन्होंने की थी यूएस को अब ये डर लगा है कि वो शायद अब यूएस में अपने गुड्स को भेजेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखते हैं कि एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन हुए, जो फार्मर्स हैं वो अब क्या करेंगे, वो यूएस एक्सपोर्ट करने लगेंगे गुड्स को। तो वो सोचेंगे यूएस में भेजेंगे। तो यूएस ने क्या कर दिया था,
कि यूएस ने कहा कि हमारे यहाँ पे गुड्स की कीमत ना गिरे, इसलिए उन्होंने यूएस ने क्या किया था, डबलिंग इंपोर्ट ड्यूटीज उन्होंने की थी, कर दी थी, ताकि जिस तरह हम देखते हैं कि जो मैंने कॉरन लॉ पढ़ाया था, कॉरन लॉ की वजह से जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा उन्होंने लगाए थे। अब आउटसाइड के जो गुड्स नहीं आ रहे थे कंट्री में, ताकि उनको बचाना था डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, उनको या जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी या डोमेस्टिक एग्रीकल्चर था उसको बूस्ट देने के लिए। अब इसी तरह यूएस ने यहाँ पे भी किया था, उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज को डबल किया था, ताकि जो आउटसाइडर्स आएंगे यहाँ पे नहीं आएंगे। तो उसके नतीजे चलते हुए क्या होगा, यूएस अपनी इकोनॉमी को उस समय पे बचा रहा था। लेकिन जब उन्होंने यूएस ने डबलिंग इंपोर्ट ड्यूटीज की थी, उसके नतीजे से क्या हुआ, दैट क्रिएटेड ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रह गया था। वो कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा, क्रिएटिंग ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड ट्रेड। अब इसके चलते क्या हुआ, जो वर्ल्ड ट्रेड हो रहा था तो यूएस अब किसी से कुछ लेने ही नहीं चाहता था, क्योंकि अब यूएस अपनी इकोनॉमी को बचा के रखना चाहता था। तो ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या देखा कि उस वक्त उसके वक्त आता है तो यूएस जो है एक मेजर प्लेयर बन चुका था इकोनॉमी में। तो यूएस अपनी इकोनॉमी को बंद करेगा तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली वर्ल्ड ट्रेड पे पड़ेगा। वर्ल्ड ट्रेड पे पड़ेगा तो वो डायरेक्टली वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ेगा तो हम देख रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो डाउन की तरफ जा रही थी, डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वर द रीजंस फॉर द इकोनॉमिक डिप्रेशन, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रहा था या यूएस ने विड्रॉ लोन किए थे उसका क्या इम्पैक्ट रहा था। जो अदर फैक्टर्स हैं फॉर द ग्रेट डिप्रेशन वो है इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ मशीनरीज या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड, नैरो इकोनॉमिक नेशनलिज्म, वॉर टाइम डिबेट, ग्रोइंग टेंडेंसी, डिस्पैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ मशीनरीज एंड देयर एक्सेस। अब इस पर थोड़ा सा हम रोशनी डालेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारे जो पर्सन्स हैं उनको रिक्रूट किया गया था आर्मी में डिफरेंट नेशंस ने। तो इसके नतीजे से क्या निकला, इसका जो नतीजा आया कि कॉन्स्टेंटली देयर वाज द शॉर्टेज ऑफ लेबर्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कर्स इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने वहाँ पे नए नए इन्वेंशंस किए हैं, नए नए मशीन्स लगाए थे, जिनकी वजह से हम देखते हैं जो वर्कर्स और लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी रादर देन बिफोर, उनसे पहले। अब इन दिस में हम देखते हैं कि जो कैपेसिटीज ऑफ मशीनरीज हैं ये इंक्रीज हो गई, एग्रीकल्चर स्फीयर में आल्सो ये इंक्रीज हो गई, या इंडस्ट्रीज में भी ये आल्सो इंक्रीज हो गई। नतीजा ये निकला कि जब वार खत्म हो गया था तो वहां पे हम देखते हैं प्रॉब्लम आ गई थी किस चीज की, अनएम्प्लॉयमेंट की, कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने ऐसे मशीन्स इंट्रोड्यूस की थी जिनकी वजह से हम देखते हैं लेबर्स को ज्यादा लेबर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गोया कि ये हुआ था इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ मशीनरीज एंड देयर एक्सेस। और फोर्थ काज जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड, मैंने यहाँ पे लिखा था, है ना। तो ये कैसे है, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद जो ज्यादातर गोल्ड था वर्ल्ड का वो किसने एक्यूमुलेट किया था, वो अमेरिका ने एक्यूमुलेट किया था, वो अमेरिका ने रिसीव किया था। एज शी रिसीव्ड द पेमेंट ऑफ वॉर इन गोल्ड, जो पेमेंट ऑफ वॉर था वो उसने गोल्ड में रिसीव किया था। जो एक्यूमुलेशन था गोल्ड का अमेरिका में जो हो रहा था, जो अमेरिका ले रहा था, नतीजा ये निकला था कि अदर कंट्रीज में गोल्ड की कमी पाई गई है। जब वहां पे गोल्ड की कमी पाई गई है तो वहां पे जो हम देखते हैं गोल्ड कॉइन्स का वैल्यू बढ़ गया था, और जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज का वो डाउन होने लगा था, वो फॉल होने लगा था। उसके कारण हम देखते हैं दैट इफेक्टेड द इंटरनेशनल ट्रेड एडवर्सली। तो दैट ऑल्सो लेड टू द डिप्रेशन ऑफ 1929। तो इसके कारण भी हम देखते हैं कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया।
तो 9th काज मैंने यहाँ पे लिखा है ओवर प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी ओवर प्रोडक्शन हुआ था, किस तरह, जिस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ था। तो वो हम देखते हैं ड्यूरिंग वार टाइम जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था दैट हैज बीन एक्सपेंडेड, वो उन्होंने बढ़ा दी थी किस चीज के लिए, इन ऑर्डर टू मीट द एक्स्ट्रा डिमांड्स ऑफ वार। जो वार में जो डिमांड्स बढ़ रही थी उन डिमांड्स को मीट करने के लिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज की थी। और नतीजा ये निकला कि जो प्राइसेस हैं उन प्रोडक्ट्स का वो भी कंटिन्यू रहा था सेम लेवल पर सम टाइम पर, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद जो है उनका प्राइस गिरने लगा। वो प्राइस क्यों गिरने लगा? बिकॉज फॉलिंग ऑफ परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर जो है वो फॉल हुआ था। मीनवाइल हम देखते हैं प्रोडक्शन वो उन्होंने कंटिन्यू की थी, तो ग्रो हो रही थी, जिसका नतीजा ये निकला the prices began to fall, तो this phenomena also leads to the depression। उसके बाद है नैरो इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ये 3-4 पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।